तय तारीख से 24 घंटे पहले अमेरिका अफगानिस्तान की जमीन को छोड़कर अपने वतन वापस जा चुका है। जी हां, 19 साल 10 महीने और 25 दिन के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान की जमीन छोड़ दी। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठने ये भी लगा है कि आखिर फिर से साल 2021 में साल 1998 का दौर कैसे आ गया। आखिर कैसे इतने सालों से सोया तालिबान अचानक से अफगानिस्तान पर कब्जा कर पाया, और क्या 20 सालों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं किया। और अगर नहीं हुआ तो अमेरिका ने लगभग 61 लाख करोड़ रुपए का क्या किया। कहां गया वो सारा पैसा जो अमेरिका ने ट्रेनिंग और हथियारों पर खर्च किया था। कैसे सिर्फ 70,000 तालिबानी लड़ाके जो हैं वो 3.5 लाख अफगानी फौजियों पर भारी पड़ गए। ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम आपको अफगान के उस इतिहास से रूबरू कराएं। राजशाही जो चली आ रही थी 100 साल पहले से, उससे आपको हम रूबरू कराएं। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के 101 साल पुराने इतिहास के बारे में, जहां हम बताएंगे कि कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ था। इस वीडियो में बात होगी सोवियत संघ के बारे में, अमेरिका के बारे में और उन मुजाहिदीनों के बारे में जहां कहा जाता है कि अमेरिका ने इन्हें ट्रेन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 101 साल पहले। जी हां, ये तब तक अंग्रेज अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके थे और वो भी जब आए थे अफगानिस्तान में तो उन्हें भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान से अंग्रेज वापस गए तो उस वक्त जो थे वहां के शाह परिवार ने वहां पर तकरीबन 54 साल राज किया। 1919 से यह दौर शुरू हुआ और 1973 तक चला। 1973 में आखिरी राजा मोहम्मद जहीर शाह बीमार पड़ गए और वो इलाज के लिए इटली चले गए। जब वो इटली चले गए तो जैसे ही वो इटली पहुंचे, उनके सेनापति ने अफगानिस्तान के उनके तख्त को पलट दिया। जी हां, वहां पर तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद उनके सेनापति दाऊद खान ने खुद को वहां का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। दाऊद खान ने आवाम से वादा किया था कि वो नया संविधान लाएंगे, लेकिन 1977 में दाऊद खान ने संविधान के नाम पर सिंगल पार्टी सिस्टम कायम कर दिया ताकि वो अकेले ही सत्ता में रह सके। आवाम ने इसका पुरजोर विरोध किया और इस विरोध ने 1978 में एक क्रांति का रूप ले लिया। इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई नूर मोहम्मद तारकी कर रहे थे और अफगानिस्तान की जनता का भरपूर समर्थन इन्हें मिल रहा था। और आखिरकार ये अपने इस काम में कामयाब रहे और आखिरकार दाऊद खान को कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी। दाऊद खान के बाद ये जो सत्ता थी वो आई नूर मोहम्मद तारकी के हाथ में। तारकी को कहा जाता था कि वो सोवियत संघ के बहुत करीबी थे और जब वो राष्ट्रपति बने अफगानिस्तान के, तब वहां से एक आधुनिकीकरण का नया दौर अफगानिस्तान में शुरू हुआ। यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले जाने लगे। यहाँ पर महिलाओं के विकास को लेकर काफी ज्यादा काम होने लगा। नूर मोहम्मद तारकी सामाजिक सरोकार के लिए अमीरों की जमीनों को गरीबों में बांटने लगे और वहां पर जो है एक नई क्रांति आ गई। लेकिन ये जो बात थी वो कुछ लोगों को रास नहीं आई। दरअसल सोवियत संघ में किसी धर्म को मान्यता नहीं थी। यहाँ पर इंसान की बात होती थी, लेकिन ये बात वहां के कुछ इस्लामिक गुटों को रास नहीं आई। खासकर महिलाओं को लेकर जो तारकी कर रहे थे, वो यहाँ पर इस्लाम में जो लोग यकीन रखते थे उनको ये बात रास नहीं आई। उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और पूरे देश में इस बात को लेकर विरोध होने लगा कि तारकी जो है वो इस्लाम विरोधी हैं। ये वो दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। नूर मोहम्मद तारकी का इस्तेमाल कर सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना रहा था, तो वहीं उस वक्त अमेरिका ईरान में आधुनिकीकरण के नाम पर अपनी पहुंच बढ़ा रहा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के बढ़ते दबदबे को देखते हुए अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में अपनी ताकत आजमाने का फैसला किया। अमेरिका ने वहां मजहब के नाम पर नूर मोहम्मद का विरोध करने वाली अफगान मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया। इस काम के लिए अमेरिका ने CIA की मदद से नूर मोहम्मद तारकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपने साथ मिला लिया। अमीन की मदद से अमेरिका ने नूर मोहम्मद तारकी की सरकार को मुस्लिम विरोधी घोषित करना शुरू कर दिया। विरोध को हवा देने के लिए अमेरिका ने हफीजुद्दीन अमीन को आगे कर दिया और अफगान लोगों को मुजाहिदीन बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। कहा जाता है कि इस काम के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की भी मदद ली और मुजाहिदीन की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होने लगी और इसके लिए हथियार और पैसे अमेरिका दोनों देने लगा। मजहब के नाम पर तारकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका हर वो कोशिश कर रहा था जो वो कर सकता था। इसके लिए अमेरिका ने अपने साथ सऊदी अरब को मिला लिया और सऊदी अरब के अलावा जो भी मुजाहिदीन जो
ट्रेनिंग ले रहे थे, पाकिस्तान में वो और सऊदी अरब से जो लोग हैं वो सब मिलकर तारकी से लड़ने के लिए अफगानिस्तान जा पहुंचे। और कहा जाता है कि इन्हीं एक मुजाहिदीनों में से था ओसामा बिन लादेन, जो बाद में आगे चलकर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना। उधर अफगानिस्तान में अलग अलग कबीलों के अलावा बड़ी तादाद में तालिब यानी कि छात्रों को भी सोवियत संघ और तारकी सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा था। बहुत से छात्र संगठन इस मुहिम से जुड़ने लगे। इन्हीं में से एक तालिब यानी कि छात्र इस विरोध आंदोलन में सबसे आगे था। आंदोलन और विरोध को बढ़ता देख नूर मोहम्मद तारकी को सोवियत संघ जाना पड़ा। सोवियत संघ के नेताओं ने तारकी को सुझाव दिया कि वे फिलहाल आधुनिकीकरण की मुहिम को रोक दें। सोवियत संघ ने तारकी को यह भी बताया कि उनके विदेश मंत्री अमीन CIA के लिए काम कर रहे हैं और उसे भी हटा दे। पर अमीन को हटाया जाए उससे पहले CIA ने उन्हें खबर दे दी। लिहाजा जैसे ही नूर मोहम्मद तारकी और उनका परिवार वापस अफगानिस्तान लौटा, तभी हफीजुद्दीन अमीन ने तारकी और उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। इसके बाद उसने अफगानिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली और नूर मोहम्मद तारकी की मौत से गुस्साए सोवियत संघ ने 25 दिसंबर 1989 को उन तमाम हत्यारों को मार गिराया जिन्होंने तारकी के पूरे परिवार की हत्या की थी, और अपनी जो सेना थी वो अफगानिस्तान में भेज दी। अफगान पर रूसी हमले के बाद अमेरिका को भी मौका मिल गया। अमेरिका ने भी मुजाहिदीनों को हवा दी और उन्हें रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। इस काम के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को तमाम हथियार, पैसे और यहाँ तक कि वीजा भी दे दिया। रूस ने अफगानिस्तान पर हमला तो कर दिया, लेकिन पहाड़ियों और पथरीली जमीन की वजह से उन्हें परेशानी होने लगी। उनके लिए वहां टिकना आसान नहीं था। एयरफोर्स भी वहां उनकी मदद नहीं कर सकी। इसके बाद रूसी सेना लंबी लड़ाई के बाद वापस लौट गई। रूसी सेना के वापस लौटते ही वहां के जो मुजाहिदीन थे वो आपस में ही भिड़ गए और इसी भिड़ंत में कुछ गुट जो है वो उभर कर सामने आए। ये वो गुट था छात्रों का, यानी कि तालिबों का गुट था, जो कि उभर कर सामने आया। और इसी में जो सबसे प्रमुख चेहरा था वो था उमर का। ये वो उमर था जिसने रूस के खिलाफ बड़ी प्रमुखता से लड़ाई लड़ी थी, और जब ये बाद में रूस वापस लौटा वहां से, तो इसे मुल्ला उमर के नाम से अफगानिस्तान में जाना जाने लगा। बाद में चलकर ये मुल्ला उमर अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। ये वही मुल्ला उमर था जिसने तालिबान को जन्म दिया था। ये वही मुल्ला उमर था जिसने 1998 में पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान को सौंपी। वही मुल्ला उमर जो अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन का सबसे वफादार साथी था। वही मुल्ला उमर जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा था। तालिबान के जनक मुल्ला उमर की मौत साल 2013 में हो चुकी थी, लेकिन साल 2021 में आखिर फिर से तालिबान जिंदा कैसे हो गया, ये जो बात है अपने आप में कई सारे सवाल लेकर उभरती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब तमाम देश इस वक्त अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के उस 20 सालों के संघर्ष पर जो उसने ट्रेनिंग और अफगानिस्तान को खड़ा करने के नाम पर वहां पर किया। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आखिर वो कैसी ट्रेनिंग अफगानिस्तान के सैनिकों को दे रहा था कि जो कि 2 हफ्ते भर भी तालिबान के आगे टिक नहीं पाए। कुल मिलाकर ये कहें कि जिस हालत में अमेरिका अफगानिस्तान में गया था, आज फिर से उसी हालत में उसे वो छोड़कर अपने वतन अमेरिका जा रहा है।